नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। आज की कहानी आप बस सुनेंगे नहीं, आप इसे महसूस करेंगे, क्योंकि ये कहानी है एक खेत की। पर ठहरिए, ये वो खेत नहीं है जिसमें सिर्फ फसल उगती है। ये वो खेत है जिसमें किसी ने उम्मीद बोई है, किसी ने डर दबाया है और किसी ने अपनी आधी उम्र जागकर निगरानी में गुजार दी है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ रातों की रखवाली की नहीं रही, ये उस आदमी की बेचैनी की है जो हर सरसराहट में खतरा देखता है, हर परछाई में चोर और हर हवा के झोंके में अपनी मेहनत को उड़ता हुआ महसूस करता है। जो पल आप सुनने वाले हैं वे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्या जमीन की रक्षा सिर्फ पहरा देने से होती है? फसल में फसल की नहीं, भरोसे की रखवाली होती है। और यही भरोसा इस कहानी में कई बार टूटेगा, कई बार दर्द देगा और फिर एक ऐसी सुबह लाएगा जिसकी रोशनी आंखों से नहीं, दिल से महसूस होगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कि इस कहानी में असली चोर फसलें नहीं ले जाते, वे इंसान की नींद, उसकी हिम्मत और उसके सपनों की धड़कन चुरा लेते हैं। तो अब अपनी सांसें धीमी करिए, मन को शांत करिए और कानों को बस सुनने दीजिए, क्योंकि आज रात हम उस खेत की चौखट पर खड़े हैं जहां अंधेरा भी कहानी कहता है और हर आवाज एक राज छुपाए हुए है। आइए चलते हैं उस कहानी की ओर जहां पहरा सिर्फ खेत का नहीं, भाग्य का भी दिया जाता है। गांव के पूर्वी छोर पर फैला वह विशाल खेत बरसों से चौधरी रामपाल का था, और उसी खेत के बीचों बीच खड़ा एक पुराना नीम का पेड़ मानो समय का पहरेदार बनकर हर बीते मौसम, हर उगती फसल और हर गुजरते आदमी का गवाह था। यह खेत आसान नहीं था, यह खेत मेहनत मांगता था, जागरण मांगता था और सबसे ज्यादा मांगता था रखवाली। रामपाल अपनी जिंदगी की कमाई इसी खेत पर लगाता था और इसी खेत से उसकी सांसें जुड़ी थीं। गांव भर में यही चर्चा रहती थी कि रामपाल का खेत जितना उपजाऊ है उतना ही खतरे में भी। कभी जंगली सुअर रात को फसल रौंद जाते, कभी भैंसों के झुंड टूटकर घुस पड़ते और कभी ऐसे लोग जिन्हें मेहनत तो करनी नहीं थी पर तैयार फसल काट कर ले जाने में शर्म भी नहीं थी। ऐसे ही हालातों में रामपाल का बेटा शिवपाल, जिसे सब शिवा कहते थे, हर रात खेत की रखवाली किया करता था। शिवा की उम्र मुश्किल से 20-22 रही होगी, लेकिन जिम्मेदारी इतनी कि गांव के कई बुजुर्ग भी उसके धैर्य की तारीफ करते थकते नहीं थे। रातें लंबी होती थी, हवा में ठंड बढ़ जाती, अंधेरा ऐसा कि हाथ को हाथ दिखना मुश्किल, पर शिवा अपने कंबल और लालटेन के साथ नीम के नीचे बैठा फसल का पहरा देता रहता। यह कहानी उसी शिवा की है, एक ऐसी रात से शुरू होती हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस रात हवा में अजीब सी खामोशी थी। खेत के इर्द गिर्द फैली झाड़ियों में एक सिहरन सी दौड़ रही थी, जैसे कोई अनकहा डर हवा में तैर रहा हो। शिवा ने लालटेन की रोशनी थोड़ी तेज की और अपने लकड़ी के डंडे को साइड में टेकते हुए आसमान की तरफ देखा। काले बादल चांद को ढंक ढंक कर और रहस्यमय बना रहे थे। आमतौर पर खेत में चियों चियों झींगुरों की आवाजें आती थीं, लेकिन उस रात सब मानो दबे हुए थे। दूर कहीं जंगल की तरफ से सियारों का हूकना सुनाई दिया, पर वह भी जल्द ही खामोशी में बदल गया। शिवा ने सोचा कि शायद ठंड बढ़ रही है, इसलिए जानवर अपने अपने बसेरों में चले गए होंगे, लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी उसे शांत नहीं रहने दे रही थी। वह नीम से टिककर बैठ गया और चादर को अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। तभी उसे हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई पत्तियों को धीरे से पैर से हटा रहा हो। पहले उसे लगा कि शायद हवा का झोंका है, पर फिर उसकी नजर खेत के बाईं तरफ उठी, जहां हल्की सी हलचल साफ महसूस हो रही थी। शिवा उठकर खड़ा हुआ, लालटेन हाथ में ली और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। उसके कदमों के नीचे सूखी मिट्टी की चरमराहट गूंज रही थी, पर वह जितना आवाज की तरफ बढ़ता उतनी ही खामोशी बढ़ती जाती। जब वह झाड़ियों के पास पहुंचा
तो अचानक उसकी लालटेन की लौ तेजी से कांपी, मानो हवा किसी गहरी चेतावनी की तरफ बहकर गुजरी हो। उसने जमीन पर रोशनी फेरी। कुछ ताजे पैरों के निशान दिखे, पर अजीब बात यह कि वे इंसान के पैरों जैसे थे, लेकिन सामान्य से बड़े और भारी। शिवा के माथे पर पसीना छलक आया, जबकि मौसम काफी ठंडा था। उसने अपने आप को संभाला और थोड़ी दूर जाने पर उसे एक कपड़े का टुकड़ा टहनी पर अटका दिखा। पुराना काला कपड़ा जिसमें एक अजीब सी गंध थी, जिसे किसी गीली जगह में महीनों पड़ा हो। शिवा ने टुकड़ा उठाया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे कोई सामने खड़ा हो, बस दिख नहीं रहा। दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज होने लगी, और तभी दूर खेत के एक कोने से अचानक एक हलचल हुई। फसल तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा जानवर उसमें घुस आया हो। शिवा दौड़ते हुए उस दिशा में पहुंचा, पर वहां पहुंचकर उसकी लालटेन फिर बुझने लगी। उसने हाथ से हवा रोककर उसे जलाए रखा और रोशनी खेत में घुमाई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई कुछ दूरी पर खड़ा उसे घूर रहा है। वह सीधे उस ओर देखने का साहस न जुटा पाया, पर फिर भी उसने हिम्मत करके लालटेन उठाई। लेकिन जैसे ही रोशनी उस दिशा में पहुंची, वहां कुछ भी नहीं था, बस गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थीं। अचानक पीछे की तरफ से एक आवाज आई, कौन है वहां? शिवा पलटा, पर वहां भी कोई नहीं था। उसके पैरों में जैसे सांसें थम गई। उसने सोचा कि शायद डर उसकी आंखों और दिमाग से खेल खेल रहा है, लेकिन फिर वह खुद को समझाने लगा कि खेत में रात को ऐसे भ्रम हो जाते हैं। इसलिए वह वापस नीम के पास गया। पर जैसे ही वह नीम के पास पहुंचा, उसे जमीन पर कुछ खरोंचें दिखाई दी, गहरी, ताजा और चौड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने नाखूनों से मिट्टी को उधेड़ा हो। शिवा की चिंता अब डर में बदल रही थी, लेकिन जिम्मेदारी उससे भी बड़ी थी। वह जमीन पर बैठे जानवरों और खेत की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पास के गांव की सड़क से आती हल्की बैलगाड़ी की टनोटन सुनाई दी। इससे उसे थोड़ी राहत मिली। उसने चादर ओढ़ ली और सोचा कि शायद रात जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन कहानी यहां से शुरू होती है, खत्म नहीं। अगले कुछ मिनटों में हवा का रुख अचानक बदल गया। नीम की शाखाएं ऐसी हिली जैसे किसी भारी चीज ने उन पर छलांग लगाई हो। शिवा डर कर पीछे हट गया और लालटेन ऊंची उठाकर ऊपर देखा, लेकिन नीम पर सिर्फ पत्तों का झुरमुट दिखाई दिया। फिर उसने देखा नीम के तने पर धूल में उकेरी एक आकृति, जैसे किसी ने उंगलियों से एक चेहरा बनाया हो। वह चेहरा अजीब था, लंबी आंखें, बड़ा चेहरा और बहुत गहरी मुस्कान। शिवा को पूरा विश्वास था कि यह निशान दिन में नहीं था, यह रात में ही बना है। उसी समय खेत के दूर वाले हिस्से में जोरदार सरसराहट हुई। शिवा फिर भागा और इस बार लालटेन की रोशनी में उसने साफ देखा फसल का कुछ हिस्सा दबा हुआ था, जैसे भारी कदमों ने उसे कुचल दिया हो। बीच में एक अजीब सा गड्ढा था, गोल और गहरा, जिसके चारों ओर जले हुए घास जैसी गंध आ रही थी। शिवा नीचे झुककर देखने लगा, तभी अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को हल्के से धक्का दिया। उसने घबराकर पीछे देखा, पर कोई नहीं था। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं। उसने सोचा कि अब गांव जाकर किसी को बुलाना चाहिए, लेकिन वह यह तय कर ही रहा था कि तभी अचानक पास की झाड़ी में से एक कराह सी आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, मानो कोई बहुत दर्द में हो। शिवा ने हिम्मत जुटाते हुए झाड़ियों में लालटेन डाली, और जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, वहां उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, मानो दो आंखें उसकी ओर देख रही हो। उन आंखों में भय भी था और चेतावनी भी। और उसी क्षण एक गहरा, भारी, भरक, सांस जैसा स्वर उसके कान के बिल्कुल पास से गुजरा, जैसे कोई बेहद पास खड़ा हो और फुसफुसाकर कह रहा हो, यहां मत रहे। शिवा के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ भी नहीं था। और ठीक उसी समय नीम की डाल से कुछ गिरा, एक पुरानी लकड़ी की टूटी माला, जिसमें लाल रंग की मिट्टी लगी हुई थी, जैसे किसी ने उसे किसी अनुष्ठान में इस्तेमाल किया हो। शिवा समझ गया था कि यह रात सामान्य नहीं है। यह सिर्फ जंगली जानवरों की रात नहीं थी,
यह किसी और की मौजूदगी की रात थी, किसी अनदेखे खतरे की, किसी ऐसी ताकत जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। और तभी खेत के बिल्कुल निभृत कोने में, घने अंधेरे में, पहली बार उसे वह परछाई दिखाई दी, लंबी, ऊंची और बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी इंसान के खरपतवार के बीच खड़े होने की आकृति, लेकिन उससे कहीं लंबी। और कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि असली खेल अब शुरू होता है। शिवा उस परछाई को देख रहा था, लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच उसका शरीर मानो किसी अदृश्य ताकत से जड़ हो गया था, जैसे पैरों की मिट्टी जम गई हो और आंखें चौड़ी होकर उस काले अंधेरे के भीतर छिपी आकृति को पढ़ने में जुट गई हो। हवा एकदम थम गई थी, नीम की पत्तियां स्थिर थीं और पूरा खेत किसी अनजान भय से जैसे अपनी सांसें रोककर खड़ा हो गया था। वह आकृति हिलती नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि शिवा को लग रहा था कि उसके भीतर धड़कता दिल खेत के बीचों बीच किसी ढोल की तरह गूंज रहा है। लालटेन की रोशनी उस दिशा तक पूरी नहीं पहुंच रही थी, पर जितना दिखाई दे रहा था उसमें साफ था कि वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। उसकी लंबाई असामान्य थी। गांव में ऐसा कोई आदमी नहीं था जिसकी ऊंचाई इतनी हो, और सबसे अजीब था कि उस पर अस्थाई की छाया जमीन पर नहीं पड़ रही थी। शिवा का गला सूख गया, पर अस्थाई अचानक 1 इंच भी हिली नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें शिवा की आत्मा तक घुसकर देख रही हों। शिवा एक कदम पीछे हटा, और तभी उस परस्थाई के ठीक पीछे से तेज हवा का झोंका उठा, मानो कोई अदृश्य शरीर खेत के बीचों बीच तेजी से गुजरा हो। फसलें एक लहर की तरह दाईं से बाईं दिशा में हिली, और धड़ाक, एक पुरानी लकड़ी की पटरी जमीन पर गिर गई, जो शायद कभी खेत को बांटने के लिए लगाई गई थी। आवाज इतनी तेज थी कि शिवा लगभग उछल पड़ा। उसने लालटेन को कसकर पकड़ा और आंखें घुमाकर देखा कि क्या कोई जानवर भागा है, पर कुछ भी नहीं था। जब उसने दोबारा उस जगह देखा जहां वह परछाई खड़ी थी, वह गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं हुई। उस जगह की मिट्टी बिल्कुल सपाट नहीं थी। वहां ताजा बने हुए 2 निशान थे, जैसे किसी बहुत भारी चीज के खड़े होने से जमीन धसी हो। शिवा ने दूर से ही निशानों को देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह जानता था कि यह कुछ ऐसा है जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उसे रोक रही थी। खेत छोड़ देना मतलब फसल को अपने दुश्मनों, जानवरों या शायद किसी और ही रहस्यमय ताकत के हाथों सौंप देना। वह वापस नीम के पास लौटा, पर अब उसकी चाल में कंपी थी, निगाह हर ओर घूम रही थी और कान हर आवाज पकड़ने को चौकस। वह नीम के नीचे बैठकर खुद से बुदबुदाया, ये क्या था? आदमी, जानवर या कुछ और? उसने खुद को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन मन समझ नहीं पा रहा था कि जो अभी हुआ वह वास्तविक था या किसी भ्रम की चाल। तभी उसके पीछे से एक धीमी आह जैसी आवाज आई, मानो कोई बहुत थका हुआ हो और दर्द में कराह रहा हो। शिवा तेजी से खड़ा हुआ, लालटेन पीछे की ओर घुमाई। रोशनी झाड़ियों पर पड़ी, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार एकदम अलग दिशा से, जैसे कोई एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो। शिवा का दिमाग तनाव से भर गया। यह कोई जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर की आवाज एक जगह से आती है। यह किसी इंसान की कराह भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे आवाज जमीन के भीतर से आ रही हो। शिवा को नीम के नीचे जमीन थोड़ी फूली हुई सी दिखी, मानो किसी ने नीचे कुछ दबाया हो। उसने अपने पैर से मिट्टी को थोड़ा हटाया, पर जैसे ही उसने छड़ी से जमीन कुरेदी, एक सड़ा हुआ बदबूदार टुकड़ा बाहर निकला। शायद किसी जानवर की हड्डी, पर वह कोई साधारण हड्डी नहीं थी। वह काली पड़ चुकी थी, जैसे उसे आग में झुलसाया गया हो। शिवा ने तुरंत छड़ी फेंक दी। यह बिल्कुल ठीक नहीं था। इस खेत में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे वह देख नहीं पा रहा, पर जो उसे देख रहा है। उसी समय खेत के पश्चिमी हिस्से से एक ऐसी आवाज आई जिसने उसके पूरे शरीर को भय से जकड़ लिया। एक लंबी गहरी सांस,
जैसे कोई बहुत बड़ा प्राणी नींद से जाग रहा हो। शिवा ने लालटेन उस दिशा में घुमाई। रोशनी दूर तक गई, पर सिर्फ धुंध और खेत की लहराती फसल दिखाई दी। अचानक कोई चीज बहुत तेजी से खेत के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ी। फसलें एक लकीर बनाती हुई झुकती गई, जैसे कोई भारी और बड़ा शरीर उन्हें चीरता हुआ निकला हो। इससे पहले कि शिवा कुछ समझ पाता, वह धड़ाक से उसके ठीक सामने एक झाड़ी हिलने लगी, मानो कुछ अंदर छिपा सांप जैसे चल रहा हो। शिवा ने डंडा उठाया और संभल कर आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने झाड़ी के पास पहुंचकर उसमें रोशनी डाली, कुछ बेहद अप्रत्याशित हुआ। झाड़ी से एक आदमी बाहर गिरा, पूरा शरीर मिट्टी से सना, कपड़े फटे हुए, सांसें टूटी टूटी, आंखों में भय ऐसा जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों को पागल कर दे। शिवा घबरा गया। कौन हो तुम? आदमी के होंठ सूखे थे। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और कांपती आवाज में कहा, भाग, भाग यहां से। वो वापस आ गया है। शिवा ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की, पर वह आदमी बुरी तरह कांप रहा था। उसके शरीर पर चोटें थीं, गहरी चोटें, जैसे किसी बहुत तेज नाखून या पंजे ने उसे नोचा हो। शिवा की समझ से बाहर था कि यह आदमी खेत में क्या कर रहा था, लेकिन आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और इतनी जोर से दबाया कि शिवा चीख उठा। तू नहीं समझेगा, वो इंसान नहीं, छाया नहीं, जानवर भी नहीं। वो खेत की जमीन के नीचे रहता है और रात में बाहर आता है। उसके शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि अचानक दूर खेत में एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने जमीन पर भारी वस्तु पटक दी हो। अब माहौल में सिर्फ डर नहीं, आतंक फैल चुका था। आदमी ने शिवा को झकझोरकर कहा, मैं भागने आया था, लेकिन वो पीछा करता हुआ यहां तक आ गया। वो हर आवाज सुनता है, हर कदम पहचानता है। और इससे पहले कि शिवा उससे और कुछ पूछ पाता, आदमी अचानक हवा की ओर देखकर कांपने लगा। उसके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे मृत्यु उसे सामने खड़ी दिखाई दे रही हो। शिवा ने भी उसी दिशा में लालटेन घुमाई। कुछ नहीं, सिर्फ खेत की हवा। लेकिन आदमी जमीन पर गिरकर चिल्लाया, वो आ गया, वो यहां है। शिवा डर से पीछे हट गया। अचानक हवा की गति बदल गई। फसलें दाईं ओर झुक गईं, फिर बाईं ओर, मानो कोई विशाल शरीर उन पर सरक रहा हो। फिर अचानक सब शांत, आदमी का चिल्लाना बंद, सब खामोश। शिवा ने झुककर देखा, आदमी वहीं पड़ा था, पर उसकी आंखें खुली थीं, शरीर ठंडा, सांस बंद, बिना किसी आवाज, बिना किसी संघर्ष के, मानो एक पल में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई हो। शिवा पीछे हटकर बैठ गया। उसकी सांसें टूट रही थी। उसे लगा कि वह खुद भी बेहोश हो जाएगा। उसने चारों तरफ देखा, क्या कोई छिपा है, क्या कोई जानवर आया? पर वहां कुछ भी नहीं था। कोई निशान नहीं, कोई पंजे नहीं, सिर्फ हवा और घास की गंध। अब शिवा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह गांव की ओर भागे या यही रहकर इस रहस्य का सामना करे। लेकिन जिम्मेदारी और पिता का विश्वास उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने आदमी का शरीर नीम के नीचे लिटाया और खुद लकड़ी लेकर खेत में आगे बढ़ गया। उसे लगा कि अगर वह पीछे हट गया तो यह खेत किसी अनजान खतरे के हाथों खो जाएगा। उसने नीम के तने पर हाथ रखा। नीम ठंडा था, लेकिन आज ऐसा लगा जैसे उसमें कोई कंपन हो, जैसे पेड़ खुद चेतावनी दे रहा हो। शिवा ने लालटेन उठाई और खेत के सबसे उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां फसल असामान्य रूप से झुकी हुई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा भारी होती गई, सांस लेना मुश्किल। वज़ागा और एक अजीब सी धातु जैसी गंध ने नाक में जलन पैदा की। यह वही गंध थी जो पहले देखे गए गड्ढे के पास महसूस हुई थी। जैसे ही वह खेत के बीचों बीच पहुंचा, अचानक नीचे की मिट्टी उसके पैरों के नीचे धंसती महसूस हुई, जैसे जमीन खोखली हो। उसने लालटेन नीचे की। वहां मिट्टी कुछ अलग थी, काली, गीली और गर्म, जैसे किसी आग को यहां कुछ देर पहले बुझाया गया हो। उसके पैरों के पास एक बड़ा गोल निशान था, जिस पर जलन के निशान और जली सूखी घास बिखरी थी। शिवा झुककर देखने लगा। अचानक मिट्टी उसके ठीक सामने थोड़ी हिली। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की,
पर तभी मिट्टी से एक छोटी सी दरार खुली और उसमें से गर्म हवा का तेज झोंका निकला। शिवा 3 कदम पीछे हट गया। यह जमीन सामान्य नहीं थी। ऐसा लगा मानो किसी ने इस मिट्टी के नीचे आग जलाई हो, पर बिना धुएं के। फिर उस दरार से एक धीमी सी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी सांस लेना शुरू कर रहा हो। शिवा का दिल धड़कना भूल गया और अगली ही क्षण दरार और चौड़ी हुई। मिट्टी खिसकती चली गई और एक काली लंबी आकृति मिट्टी के भीतर से ऊपर आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई वर्षों बाद जाग रहा हो। शिवा की आंखें फैल गई। उसका शरीर पत्थर बन चुका था। लालटेन उसके हाथ में कांप रही थी और जब आकृति आधी बाहर आई तो एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे खेत को हिला दिया। एक धीमी, लंबी, दर्द भरी और गुस्से से भरी गर्जना। और कहानी यहीं नहीं रुकती। असल में यह तो बस शुरुआत है। इस खेत में जो जागा है वह सिर्फ शिवा का नहीं, पूरे गांव का भविष्य बदलने वाला है। मिट्टी के भीतर से उठी उस काली आकृति की गर्जना जैसे ही खेत के बीचों बीच गूंजी, हवा का रुख एकदम बदल गया। नीम की पत्तियां कांपने लगी और दूर बैठे पक्षी अचानक घबराकर उड़ पड़े, जबकि रात का अंधेरा और घना हो गया, मानो चांद खुद उस आवाज से डरकर बादलों के पीछे छिप गया हो। शिवा पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में गड़े हुए थे, मानो खेत ने ही उसे वही जड़ से बांध दिया हो। दरार पूरी तरह खुल चुकी थी और अब जमीन के अंदर से एक अत्यधिक लंबी, पतली लेकिन बहुत शक्तिशाली भुजा बाहर निकल रही थी। उस पर मिट्टी चिपकी हुई थी और वह किसी इंसान की तरह दिखती जरूर थी, बनावट इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह भुजा बाहर निकलते ही हवा को ऐसे खरोंचने लगी जैसे कोई अंधेरे में रास्ता टटोल रहा हो। शिवा ने लालटेन को कसकर पकड़ा, लेकिन लौ इतनी तेजी से कांप रही थी कि कभी बड़ी हो रही थी, कभी छोटी। उसके बिल्कुल सामने जमीन फटती चली गई और एक काला, लंबा शरीर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। चेहरा अभी भी मिट्टी के भीतर था, लेकिन गर्दन इतनी लंबी कि उसे देखकर किसी भी सामान्य इंसान का दिल दहशत से थम जाए। 3 कदम पीछे हटने लगा। उसके पैरों से गेहूं की बालियां टूटने लगी और आवाज इतनी धीमी थी कि पूरा खेत खामोश होकर उन टूटती बालियों को सुन रहा था। वह आकृति अब आधी बाहर आ चुकी थी। उसके शरीर की त्वचा काली नहीं, बल्कि गहरे भूरे रंग की थी, जैसे मिट्टी से बनी हो, और जहां जहां मिट्टी हट गई थी वहां अंदर चमकती हुई हल्की नीली रेखाएं फैली थी, जैसे किसी जीव के शरीर में आग की नसें हों। उसके बाहर आते ही तापमान अचानक कम होने लगा। ठंडी हवा के बजाय एक ऐसी ठंड जो हड्डियों को चीर दे, शिवा के शरीर में उतरने लगी। अचानक वह आकृति अपनी जगह पर रुक गई और फिर बड़ी धीमी गति से उसने अपना सिर मिट्टी से बाहर निकाला। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा था, पर आंखें इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं। वे लंबी, चीर जैसी और एकदम सफेद थी, जिसमें पुतलियां नहीं थी, बस सफेद रोशनी जैसी चमक। जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुली, शिवा को लगा मानो उसका दिमाग दब रहा हो, जैसे किसी भारी पत्थर ने उसकी सोच पर बैठकर उसे निश्चल कर दिया हो। शिवा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद महसूस हो रहा था कि उसकी छाती बाहर उछलने वाली है। वह आकृति सिर ऊपर उठाकर हवा को सूंघने लगी, जैसे वह शिवा की मौजूदगी पहचान रही हो। फिर अचानक उसकी नजर सीधे शिवा पर गई। उस क्षण शिवा ने महसूस किया कि उसकी सांस छिन रही है, जैसे किसी ने हवा खींच ली हो। उसकी लालटेन लगभग बुझने को थी। उसने कांपते हाथों से डंडा उठाया, लेकिन उस डंडे को पकड़ने में भी उसकी उंगलियां जवाब दे रही थी। आकृति एकदम स्थिर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक बढ़ने लगी। सफेद रोशनी फैलती जा रही थी, जैसे दोनों आंखें दीपक बनकर खेत में अजीब सी उजास फैला रही हो। अचानक उसने एक लंबी सांस ली, हो, ऐसी आवाज कि खेत का हर तिनका हिचक गया। जैसे ही उसने सांस भीतर खींची, हवा का एक मजबूत झोंका उसकी ओर गया। यह देखकर शिवा को समझ में आया कि यह चीज हवा नहीं ले रही, यह ऊर्जा खींच रही है उसके आसपास की हर चीज से। शिवा आगे देखता रहा। उसका शरीर चींटी की तरह कमजोर महसूस होने लगा। तभी वह आकृति एकदम से आगे बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी।
उसके घुटने उल्टी दिशा में मुड़ते थे और उसका हर कदम बहुत लंबा था, जैसे वह एक ही चाल में 3-4 मीटर पार कर ले। शिवा ने डंडा संभाला और जितना हो सके धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में दम नहीं बचा था। आकृति अब करीब 30 कदम की दूरी पर थी। उसकी आंखों की सफेद चमक और तेज होती जा रही थी। अचानक उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया, जैसे वह शिवा को पढ़ रही हो, उसके डर को, उसकी सांसों को, उसकी धड़कनों को। और अचानक उसने एक आवाज निकाली, धीमी, गहरी और ऐसी कि सुनते ही आदमी का सीना फट जाए। मानुष। यह शब्द किसी इंसान की भाषा जैसा था, पर आवाज बिल्कुल किसी इंसान की नहीं। शिवा का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह चीज बोल सकती है, इसका मतलब यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। लेकिन वह मानुष शब्द किसी सामान्य तरीके से नहीं बोला गया था। उसमें उपेक्षा भी थी, गुस्सा भी और दर्द भी, जैसे सदियों से वह किसी प्रतीक्षा में रहा हो। शिवा कांप गया। उसे लगा कि वह अभी खत्म हो जाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं भागने का रास्ता है या नहीं। पीछे नीम का पेड़ था और उसके पीछे जंगल की पगडंडी। वह भाग सकता था, पर उसके पैरों ने जवाब दे दिया। आकृति फिर हवा को सूंघने लगी, मानुष। और इस बार उसके स्वर में भूख थी। शिवा ने पूरी शक्ति जुटाकर डंडा उठाया, पर उसी क्षण उस आकृति ने अपनी लंबी भुजा उठाई और जमीन पर जोर से पटकी। धड़ाम। पूरे खेत की जमीन कांप गई, जैसे भूकंप आ गया हो। झटके से शिवा पीछे गिर पड़ा। लालटेन दूर जाकर मिट्टी में गिरकर बुझ गई। पूरा खेत अंधकार में डूब गया। सिर्फ वही 2 सफेद आंखें थीं जो चमक रही थी। शिवा ने घुटनों के बल पीछे हटना शुरू किया। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वह किस दिशा में जा रहा है। अचानक किसी गीली चीज ने उसके हाथ को छुआ। शायद मिट्टी थी, पर छूते ही वह बेहद गर्म महसूस हुई, जैसे ताजी राख हो। फिर उसे एहसास हुआ कि वह उस गड्ढे के पास पहुंच गया है जहां मिट्टी पहले गर्म मिल रही थी। उसके हाथ में घाव पड़ गया। दर्द से उसने चीख मारी। उसके चीखते ही वह आकृति रुक गई, उसका पूरा शरीर एकदम स्थिर। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, आवाज। और अगले ही क्षण उसने तेजी से उस दिशा में कदम बढ़ाए। शिवा के पास अब सिर्फ एक विकल्प था, भागना। उसने खुद को उठाया और अंधेरे में दौड़ने की कोशिश की। उसके पैर कांप रहे थे, पर वह जितना तेज दौड़ सकता था उतना दौड़ा। पीछे से वह आकृति खेत की बालियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी चाल में न आवाज थी, न थकान। शिवा की सांसें टूट रही थी, सीना फट रहा था, पर वह नीम की ओर भागा, क्योंकि नीम ही उसकी रोशनी, उसका ठिकाना और उसकी रक्षा का एकमात्र जात स्थान था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने लकड़ी उठाई और तेजी से आग जलाने की कोशिश की। 2-3 बार चिंगारी निकली, पर बुझ गई। वह कांपता रहा। हवा भारी हो चुकी थी। वह आकृति पास आ रही थी। उसकी आंखें अब इतनी तेज चमक रही थीं कि नीम का तना भी सफेद दिखने लगा था। शिवा लकड़ी घिसता रहा और अचानक आग जल उठी, नीली, तेज और अजीब। वह आग सामान्य नहीं थी। जैसे ही आग जली, वह आकृति रुक गई, मानो आग उसकी कमजोरी हो। शिवा ने आग को ऊपर उठाया और आकृति पर रोशनी फेंकी। आकृति ने एक तीखी, गहरी चीख निकाली, ऐसी कि शिवा के कानों से खून रिसने लगा। उसने दोनों हाथों से कान पकड़े। आग का लौ हवा में मचलने लगी। आकृति गुस्से में पीछे हटने लगी, जैसे आग उसे जला रही हो। भले ही आग का कोई कण उसे छू भी नहीं रहा था। शिवा को पहली बार लगा कि उसे कुछ ताकत मिली है। उसने जलती लकड़ी को आकृति की ओर झोंका। आकृति और पीछे गई, फिर अचानक जमीन में तेजी से धंसने लगी, जैसे वह अपनी गुफा में वापस जा रही हो। उसके धंसते ही जमीन फिर फटने लगी। गहरी दरारें बनती चली गई। शिवा पीछे हट गया। दरार और चौड़ी हुई। आकृति का चेहरा मिट्टी के भीतर जाने से पहले अंतिम बार बाहर आया। उसकी आंखें सफेद से लाल हो चुकी थी और उसने एक आखिरी शब्द कहा, वापस आऊंगा। और फिर वह मिट्टी में पूरी तरह गायब हो गई। दरार खुद ब खुद बंद होने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन ने उस पर पट्टी बांध दी हो। खेत फिर शांत हो गया, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी कंपकंपी थी, जैसे रात खुद डर गई हो। शिवा जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर दर्द से भरा था, दिमाग सुन्न
और आंखें धुंध से भरी हुई। उसे लग रहा था कि उसकी सांसें अपनी गति खो चुकी है। उसने नीम के तने को पकड़ा और खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी नीम की पत्तियों में से एक फड़फड़ाती आवाज आई, जैसे कोई वहां बैठा हो। शिवा ने ऊपर देखा, कुछ नहीं। वह पीछे मुड़ा, बस खेत का अंधेरा। नीम के नीचे रखे उस मर चुके आदमी का शरीर याद आया। वह तुरंत वहां गया, पर उसका शरीर वहां नहीं था। बस मिट्टी बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे घसीट कर ले लिया हो। डर अब भय नहीं, आतंक बन चुका था। यह कोई साधारण प्राणी नहीं, यह रात किसी साधारण रात की तरह नहीं। और शिवा को अब एहसास हुआ कि जो आज जागा है वो फिर सोने वाला नहीं है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरुआत है। क्योंकि अब शिवा को यह पता लगाना है कि यह प्राणी कौन है, क्यों आया है और उसका खेत ही क्यों चुना है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या शिवा अकेला है या ये खतरा पूरे गांव पर मंडरा रहा है। रात गहराती जा रही थी और अमन का दिल किसी अनकही बेचैनी से भरता जा रहा था। खेत के चारों ओर फैली अंधेरी खामोशी अचानक भारी लगने लगी थी, मानो किसी अनदेखी नजर ने उसे घेर लिया हो। हवा में अजीब सी सनसनाहट थी, पेड़ों की पत्तियां भी बिना वजह कांप रही थीं, जैसे किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। अमन ने लालटेन उठाई और खेत की मेड़ की ओर चल पड़ा। वहीं से बार बार फसलों के हिलने की आवाज आ रही थी। रास्ते भर उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, पर हर बार मुड़कर देखने पर सिर्फ अंधेरा और धुंध की परतें नजर आती। जब वह मेड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि सरसों के पौधे एक लय में हिल रहे थे, जैसे भीतर कुछ बड़ा और भारी चल रहा हो। उसका दिल धड़क उठा। क्या फिर वही जंगली सांड आया था या कोई और? उसने साहस करके लालटेन ऊंची उठाई, लेकिन तेज हवा के झोंके ने लौ को लगभग बुझा दिया। खेत की गहराई से अचानक ऐसा आवाज आई जैसे भारी सांसें छोड़ते कोई जानवर घूम रहा हो। अमन ने मेड़ के पास पड़ी लंबी बांस की लाठी उठा ली और चुपचाप आगे बढ़ गया। तभी सरसों के बीच से दो चमकती आंखें ऊपर उठी, लाल, भयानक और खून से भरी हुई। अमन का गला सूख गया, पर उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। लेकिन कुछ ही सेकंड में आंखें गायब हो गईं। खेत फिर शांत हो गया, मानो वहां कोई था ही नहीं। दिल की धड़कनें काबू में करते हुए अमन ने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी फैलानी चाही। तभी हवा और तेज हो गई और एक ठंडी लहर उसके बिल्कुल पास से गुजर गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसके कानों के पास से सांस लेकर अगले ही पल गायब हो गया हो। वह घबरा तो गया, पर हिम्मत नहीं टूटी। वह आगे बढ़ा ही था कि उसके पैरों के नीचे जमीन अचानक धंसती सी महसूस हुई, जैसे नीचे कोई सुरंग हो। वह तुरंत पीछे हट गया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां ताजे पैरों के निशान मौजूद थे, न तो इंसान के और न जानवर के। कुछ अलग, कुछ अजीब, कुछ अनजाना। तभी उसकी नजर एक पुरानी झाड़ी पर पड़ी, जिसके पास मिट्टी बिल्कुल नई थी, जैसे कुछ अभी अभी दफन किया गया हो। अमन झुका और जमीन को हल्का खोदने लगा। कुछ ही देर में उसे एक टूटा हुआ टीन का डिब्बा मिला, जिसके अंदर एक सड़ा गला कपड़ा और एक लोहे का कड़ा पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसके दादाजी पहनते थे। अमन की सांसें रुक गईं। दादाजी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे, तो उनका सामान यहां कैसे आया? वे तो खेत में कभी कुछ दबाते भी नहीं थे, या क्या वे दबाते थे और अमन को कभी बताया नहीं? इस सवाल ने उसकी रीढ़ में ठंडक उतार दी। वह डिब्बा लेकर घर की ओर दौड़ा, पर जैसे ही वह खेत की सीमा पार करने लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे खेत के अंदर दौड़ा आया। कदमों की रफ्तार बढ़ती गई, पर मुड़कर देखने पर फिर वही गहरा सन्नाटा। अमन घर पहुंचा तो सांसें तेज थीं और माथा पसीने में डूबा हुआ। उसकी मां ने पूछा क्या हुआ, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया, खिड़कियां कुंडी से लगा दी और धीमी आवाज में फुसफुसाई, ये चीज कभी खेत से बाहर नहीं आनी चाहिए थी। अमन, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अमन डर गया। क्यों मां, इसमें क्या है?
माँ की आंखें आंसुओं से भर आईं। तुम्हारे दादाजी की मौत बस बीमारी से नहीं हुई थी। खेत में कुछ ऐसा है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, और तुमने आज रात उसे जगा दिया है। अमन सुन्न रह गया। कौन? क्या? खेत में कौन सी शक्ति वर्षों से दबी थी, और क्यों दादाजी ने इसे छिपाया था? हवा और तेज चली। बाहर से फिर वही भारी सांसों जैसी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। मां ने कांपते हुए कहा, आज रात किसी भी हाल में दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। और तभी दरवाजा जोर से धड़ाम से हिला, मानो कोई बाहर से उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अमन और उसकी मां दोनों जड़ होकर खड़े रह गए। बाहर कोई था, वही जिसकी आंखें खेत में चमकी थीं, वही जो अब घर तक आ चुका था। जे पर पड़ती हर चोट अमन के दिल में किसी डर की गूंज की तरह उतर रही थी, पर वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसकी मां दीवार से टिककर तेजी से मंत्र बुदबुदा रही थी, जैसे उन्हें पता हो कि बाहर जो भी है वह सिर्फ लकड़ी का दरवाजा तोड़कर अंदर आने के लिए नहीं, बल्कि किसी पुराने हिसाब को पूरा करने आया है। घर के बाहर हवा भयंकर रूप से चिल्ला रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सारे गांव को अपने शिकंजे में कस लिया हो। अमन ने मां से पूछा कि आखिर बात क्या है, और दादाजी वाला डिब्बा खेत में क्यों दबा था, पर मां हर सवाल पर सिर्फ एक ही शब्द कहती रही, चुप रहो, समय आने पर सब जान जाओगे। लेकिन अमन अब बच्चा नहीं था, वह खेत की रखवाली कर रहा था, जिम्मेदारी उसके सिर थी, और अब यह मामला उसके परिवार से कहीं ज्यादा गहरा लग रहा था। अचानक दरवाजे पर पड़ने वाली वो धमक रुक गई। एक खतरनाक मृत्यु जैसी खामोशी छा गई। घर के बाहर कोई आवाज नहीं, न हवा, न पत्तों की सरसराहट, न कदमों की आहट, जैसे प्रकृति भी किसी भय से कांपकर थम गई हो। मां ने धीरे से अमन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, ये शांत होना, तूफान से पहले की खामोशी है, यह और खतरनाक है। तभी खिड़की के पास लगी पुरानी घंटी झंझना उठी, वही घंटी जिसे दादाजी ने खेत के बाहर लगाया था, ताकि रात में कोई जानवर आए तो उसकी आवाज से पता चल जाए। पर आज आवाज खेत से नहीं, खिड़की से आई थी। अमन का गला सूख गया। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गया और हिरी से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ घना अंधेरा, इतना गहरा कि लगता था कोई छाया उस कालेपन को निगल रही हो। तभी उसी हिरी के पास से दो रक्त लाल आंखें चमकी, उसी ऊंचाई पर जहां खिड़की का चौखट है, मानो कोई वही चिपका हो। अमन अनायास ही पीछे गिर गया। मां ने उसे पकड़ लिया और तुरंत खिड़की पर लाल सिंदूर से एक पुराना संरक्षण चिन्ह खींच दिया। लेकिन उन आंखों ने मानो उस चिन्ह का मजाक उड़ाते हुए खिड़की पर जोर का थप्पड़ मारा, जिससे पूरा घर हिल गया। अमन ने मां को कसकर पकड़ लिया। मां, ये क्या है, इंसान या कुछ और? मां की आंखें भर आई। अगर ये इंसान होता तो हम बच जाते, पर यह उस पुराने श्राप का हिस्सा है जिसने वर्षों से इस खेत को पकड़े रखा है, और आज तुमने उसे जगा दिया है। अमन कांप रहा था, पर वह जानना चाहता था कि दादाजी उसे क्यों छिपाते रहे। तभी मां ने गहरी सांस लेते हुए कहना शुरू किया, तेरे दादाजी ने सिर्फ खेत की रखवाली नहीं की, उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ा बलिदान दिया। हमारे इस खेत के नीचे एक ऐसी चीज दबी है जो किसी इंसान की नहीं, एक छाया प्राणी की है, जिसे गांव वाले पहले खेत का रखवाला कहते थे। पुराने समय में उसे पूजा जाता था, उसे रक्त अर्पण दिया जाता था, और बदले में वह खेतों की रक्षा करता था। अमन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रक्त अर्पण? मां ने आगे कहा, लेकिन जब राजा का काल बदला, प्रथाएं बदली, लोगों ने उस प्राणी को भुला दिया, तब वह क्रोधित हो गया। पहले जानवर मारे गए, फिर लोग गायब होने लगे। तुम्हारे दादाजी के दादा ने उसे एक मंत्र बंधन में बांधकर जमीन के नीचे कैद कर दिया, पर हर 25 साल में वह जागता है और जो भी उसके इलाके में आता है उसे अपनी छाया में कैद कर लेता है। अमन को अचानक याद आया, खेत में जमी वह नरम मिट्टी, वह खोखलेपन वाली जगह, कहीं वही तो नहीं जहां वह कैद था? कहीं वही तो नहीं जहां से उसने खुद को बाहर निकालने की कोशिश की? तभी घर की दीवारों पर खरोचने जैसी आवाज शुरू हो गई, धीरे धीरे, खरोच खरोच खरोच, जैसे घर के चारों ओर कोई गोल गोल घूम रहा हो और घर की हर ईंट को छू रहा हो।
मां ने डर से आंखें बंद कर लीं और मंत्र तेज कर दिया। अमन ने पसीने पसीने होकर धीरे से खिड़की की जाली फिर हटाई। इस बार बाहर कुछ और दिखा। एक परछाई, इंसान जैसी लेकिन बहुत लंबी। उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से दाएं बाएं हिल रही थी और वह खेत की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। अमन ने मां से पूछा, क्या वो मुझे ले जाना चाहता है? मां रो पड़ी। हाँ, क्योंकि तूने वो डिब्बा बाहर निकाला है। अब तुझ पर उसकी नजर पड़ चुकी है। अब वह तुझे छोड़ेगा नहीं जब तक तू खुद उसके पास न जाए। अमन स्तब्ध था। तो क्या मैं घर में छिप सकता हूं? मां ने सिर हिलाया। नहीं, इसका बंधन तभी टूटा था जब तेरा हाथ खेत की उस मिट्टी पर गया। तू जाए जहां जा, वहां तुझ तक आ जाएगा। अमन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन अचानक उसके भीतर एक अजीब सा साहस जागा। तो मुझे ही इसका सामना करना होगा। मैं भागूंगा नहीं। मां ने हाथ पकड़कर रोका। नहीं, कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया, यहां तक कि तेरे दादाजी भी नहीं। उन्होंने अपनी जान बचाई थी एक भारी मंत्र से, लेकिन उसे नष्ट नहीं कर पाए थे। अमन ने खिड़की से बाहर दोबारा देखा। वह परछाई अब और पास आ गई थी। वह अब बिल्कुल आंगन में खड़ी थी। हवा रुक चुकी थी। आसमान काला था और उसके पैरों के पास से उठती काली धुएं की लटें जमीन पर रेंग रही थी। अचानक उसने धीरे धीरे अपने हाथ घर की दीवार पर रखा और दीवार पर काला निशान जलने लगा। अमन समझ गया, ये दीवार ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगी। अगर उसे कुछ करना है तो अभी करना होगा। वह मां के सामने खड़ा हुआ। मैं खेत में जाऊंगा, अकेला। मां चीख पड़ी। नहीं अमन, वहां मौत है। अमन की आंखों में भय था, पर उससे बड़ा दृढ़ निश्चय। मां, दादाजी ने भी खेत की वजह से बलिदान दिया था और अब मेरी बारी है। अगर मैं न गया तो वह घर की यह चौखट भी नहीं छोड़ेगा। मां जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, तो एक बात सुन ले, अगर खेत पहुंचे तो बांधन कुंड से दूर रहना। वही जगह है जहां वो कैद था। वही सबसे खतरनाक है। अमन ने सिर हिलाया। वह लालटेन उठाने ही वाला था कि अचानक पूरा घर कांप गया, जैसे कोई विशाल चीज छत पर कूद पड़ी हो। मां चीखी। अमन ने दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। बाहर वो प्राणी अब दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश में था। 1 2 3 धड़ाम, दरवाजा आधा टूट गया। मां ने अमन को धक्का दिया। भाग अमन, खेत की ओर भाग, वरना हम दोनों खत्म हो जाएंगे। अमन घर से बाहर भागा और पीछे मुड़कर देखा। वही लाल आंखें, वही लंबी परछाई, वही सरकती हुई छाया अब पूरी रफ्तार से उसके पीछे दौड़ रही थी। रात का सन्नाटा टूट चुका था। खेत की ओर जाता रास्ता अंधेरे में खो रहा था और अमन दौड़ रहा था अपनी जान के लिए, या शायद उस सच के लिए जो पीढ़ियों से मिट्टी के नीचे दफन था। रात काली स्याही की तरह आंगन और खेतों पर फैल चुकी थी और अमन घर से बाहर भागते हुए डर और साहस के अजीब मिश्रण में डूबा जा रहा था। उसके पीछे से आती वह भयावह परछाई मानो जमीन को छुए बिना हवा में तैरती हुई लपक रही थी, जैसे किसी पुराने बदले की आग में जल रही हो। अमन के कदम पगडंडी पर ऐसे पड़ रहे थे कि सूखी मिट्टी उसकी एड़ियों को चीरती हुई उड़ने लगी, पर वह रुका नहीं। उसे मां की चीखें अभी भी कानों में गूंज रही थीं। भाग अमन, खेत की ओर भाग। पर भागते हुए उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? दादाजी ने अपनी आखिरी सांसों तक इस खेत की रखवाली की, लेकिन कभी एक शब्द नहीं बोले कि खेत में छिपा हुआ भय क्या था, और अब जब वह जाग चुका था तो क्यों सीधे अमन के पीछे पड़ा था। अमन पगडंडी मोड़कर खेत के पहले पत्थर तक पहुंचा ही था कि एक तेज ठंडी हवा उसके पास से ऐसे गुजरी जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़कर झकझोर दिया हो। वह लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। खुद को संभालते हुए उसने सरसों के हल्के पीले फूलों के बीच प्रवेश किया। खेत में प्रवेश करते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। न झींगरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, न पत्तों का हिलना, जैसे समय यहां आकर रुक गया हो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा तो परछाई खेत की मेड़ पर खड़ी थी। उसकी आंखें 2 अंगारों की तरह जल रही थी और हवा उसके चारों ओर काले धुएं की तरह घूम रही थी।
अमन ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और खेत के बीचों बीच उस पुराने पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा, जिसके नीचे दादाजी अक्सर रात की रखवाली के समय बैठते थे। पर आज वह पेड़ भी किसी अजनबी गर्जन की तरह भयावह लग रहा था। उसकी डालियों पर बैठे कौवे अचानक फड़फड़ाकर उड़ गए, जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर लिया हो। अमन जानता था कि खेत में वह एक बिंदु है जहां मिट्टी हर बार उसे असामान्य लगती थी। जिस जगह से डिब्बा निकला था, जहां मिट्टी गीली रहती थी और जहां उसके पांव रात को पहले भी धंस गए थे। वही बांधन कुंड, वही जगह जिसने आज सब कुछ जगाया था। वह आगे बढ़ा तो अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की होने लगी और वह घबरा गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि सरसों के पौधों में तेज सरसराहट हुई, जैसे कोई भारी चीज उनमें से गुजर रही हो। पौधे गिरते जा रहे थे। चिरचिराहट की आवाज के साथ अमन वहीं खड़ा रह गया। वह जानता था कि अब पीछे मुड़ने से भी फायदा नहीं। तभी सरसों की ऊंचाई को चीरते हुए वह परछाई उभरी, इस बार पहले से भी लंबी, पहले से भी भयावह। वह हवा में हल्का सा झूल रही थी, जैसे एक मरा हुआ शरीर पेड़ से रस्सी पर लटका होता है। उसकी छाती से काला धुआं निकल रहा था और जमीन पर गिरते ही गायब हो जा रहा था। वह धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ने लगी। अमन पसीने में भीग गया, पर उसकी आंखों में एक दृढ़ता चमकी। अगर मेरा परिवार इस खेत से जुड़ा है तो मैं भी भागूंगा नहीं, उसने इतनी धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा कि हवा भी सुन सके। तभी प्राणी रुक गया। उसकी आंखें बुझने लगी, जैसे उसे अमन के शब्दों से कुछ याद आ रहा हो। उसका शरीर कांपने लगा। अमन ने उसे ध्यान से देखा। प्राणी की आकृति में कहीं कहीं इंसानी रेखाएं उभरती दिखाई दी। कोई चेहरा, कोई ऊपरी ढांचा, कोई झुकी हुई गर्दन। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही है जिसे दादाजी ने कैद किया था? क्या यह सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि किसी की बदली हुई आत्मा है? तभी प्राणी ने गहरी टूटी हुई आवाज में कुछ बुदबुदाया, जिसे अमन ने मुश्किल से सुना। तू आया क्यों? अमन सन्न रह गया। वह बोल सकता था। कौन कौन हो तुम? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। प्राणी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अचानक लाल से ढलकर ढीली पीली हो गईं, मानो एक बूढ़ा इंसान कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, पर कह नहीं पा रहा हो। अमन को दादाजी की परछाई दिखने लगी। वही झुकना, वही कंधों का आकार। उसने अविश्वास से भरकर कहा, दादाजी। तभी प्राणी बुरी तरह कांपने लगा, जैसे कोई शक्ति उसे अंदर से फाड़ रही हो। उसका शरीर आधा इंसानी, आधा राक्षसी बनता और मिटता रहा। वह आगे बढ़ा, पर उसका हर कदम जमीन पर भारी पड़ता, जैसे धरती दर्द में कराह उठती हो। अमन पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई और वह वहीं गिर पड़ा। मिट्टी के नीचे से किसी के चिल्लाने जैसी आवाज आई, घुटी हुई, दबी हुई, जैसे कोई सदियों से कैद आत्मा बाहर निकलने को तड़प रही हो। प्राणी ने जमीन की ओर हाथ बढ़ाया और एक भयानक चीख मारी, जिससे हवा कांपी थी, और अमन ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तभी मिट्टी फटने लगी, छोटी छोटी दरारें फैलती चली गई और उनके बीच से काला धुआं ऊपर उठने लगा। अमन समझ गया, यह सिर्फ प्राणी नहीं था, यह उसकी असली शक्ति का द्वार खुल रहा था। बांधन कुंड फिर सक्रिय हो रहा था। वह जितना डर सकता था उतना डर चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ मिट्टी पर रखकर उसे दबाने की कोशिश की, जैसे वह फटी धरती को रोक सकता हो। उसी समय प्राणी उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। अब उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, दर्द था, पीड़ा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मत छू, ये सब मेरी वजह। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे कोई इंसान आखिरी सांस में बोल रहा हो। अमन की आंखें फैल गईं। तुम कौन हो? प्राणी ने गर्दन झुकाई। तुम्हारी रूह को चाहिए जो मुझसे लिया गया। अमन का दिल सीने में धड़कना भूल गया। प्राणी ने अपना लंबा काला हाथ बढ़ाकर अमन की छाती पर रखा। अमन की सांसें थमने लगी, लेकिन तभी मशाल की तेज रोशनी उनके बीच पड़ी। आवाज गूंजी, अमन हट जा। यह उसकी मां थी। उनके हाथ में जलती मशाल थी और उनकी आंखों में ऐसा साहस था जिसे देखकर अमन खुद चकित रह गया। उन्होंने मशाल प्राणी की ओर बढ़ाई और जोर से बोली,
तेरा बंधन अब मैं तोड़ूंगी नहीं। तू मेरे बेटे को नहीं छू सकता। मशाल की आग प्राणी पर पड़ते ही वो पीछे हट गया। उसकी चीखें और तेज होने लगी, जैसे आग उसे जला नहीं रही बल्कि उसके भीतर छिपे किसी सच को बाहर ला रही हो। अमन ने मां को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कांपते हुए कहा, अमन, यह छाया नहीं, तेरे दादाजी का श्राप है, वो बंधन जो कभी पूरा नहीं हुआ। अमन ने हकबकाकर पूछा, तो इसे खत्म कैसे करे? मां ने गहरी सांस ली, अपूर्ण कार्य को पूरा करके। अमन का दिल डूब गया। कौन सा? मां की आंखें भर आईं। अपनी बलि देकर 4 दिन और 4 रातें बीत चुकी थी और मोहन अब पहले के मोहन जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर जैसे कोई नई शक्ति, नई चुप्पी और नया संकल्प जन्म ले चुका था। खेत जो कभी बस जमीन का एक टुकड़ा था, अब उसके लिए सांस लेती हुई एक जिम्मेदारी बन चुका था। रात का अंधेरा फैल चुका था, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कुत्ते तक भौंकना भूल गए थे और गांव के चारों तरफ फैले खेतों में जैसे किसी अनकहे तूफान से पहले वाला सन्नाटा पसरा था। मोहन ने अपने चारपाई के पास रखी लालटेन जलाई और फिर दूर तक फैली अंधेरी मेड़ को घूरने लगा। उसका मन बेचैन था। ये वही बेचैनी थी जो उसे तब महसूस होती थी जब कोई अनजाना खतरा उसके खेत की तरफ बढ़ रहा होता था। पिछले दिनों कई बार उसने देखा था कि कोई उसकी फसल को जानबूझकर खराब करने की कोशिश कर रहा है। सिक्कों की तरह चमकते चोरों के जूते के निशान, घसीटती हुई बोरी के निशान और रात के सन्नाटे में सुनी जाने वाली दबे पांव की चाल, ये सब मिलकर मोहन के दिल में एक ही बात उकेर रहे थे, कुछ बड़ा होने वाला है। और आज उसका मन चीख चीख कर यही कह रहा था। उसने लाठी उठाई, गमछा कंधे पर डाला और खेत की ओर चल पड़ा। रास्ता पहले जैसा ही था, मेड़ों से भरा, टेढ़ा मेढ़ा और हल्की ओस की नमी से चमकता हुआ। पर आज वो अलग लग रहा था, जैसे उसी रास्ते से कोई अनदेखा साथी कुछ देर पहले गुजरा हो। हवा में हल्की सी धान की खुशबू थी, लेकिन उस खुशबू को आज अनजानी गंध ने ढक लिया था, एकदम मध्यम पर साफ, जैसे किसी बूट के तलवे पर लगी कीचड़ की गंध हो। मोहन ने कदम तेज किए। वह खेत पर पहुंचा तो देखा फसल के बीच में हल्की सी हरकत हुई। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने लालटेन ऊंची की, लेकिन हवा ने उसकी लौ को हिलाकर कमजोर कर दिया। धुंधली रोशनी में खेत कांपता सा दिखता था। मोहन ने बिना आवाज किए आगे कदम बढ़ाया। वह अब फसल के बीच था और हर पौधा उसके कंधे से टकराकर जैसे उसे चेतावनी दे रहा था, सावधान, कोई पास है। उसने मेड़ के उस पार नजर दौड़ाई जहां आमतौर पर चोर छिपकर फसल काटते थे। तभी उसे लगा कि उसका पैर किसी चीज से टकराया है। वह झुका और उसकी आंखें चौड़ी रह गईं। वहां जमीन पर एक बोरी पड़ी थी, आधी भरी, धान उसी उसकी फसल का, और ये मतलब बिल्कुल साफ था, चोर अभी भी यहीं कहीं है। मोहन की नसों में गर्म खून दौड़ पड़ा। वह ठीक उसी पल मेड़ की तरफ तेजी से बढ़ा, लाठी हाथ में कसकर पकड़ी, सांसें तेज और शरीर में डर और गुस्से का मिश्रण। अचानक उसे अपने पीछे सरसराहट सुनाई दी। वह पलटकर जोर से बोला, कौन है वहां? निकल आओ। पर जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा में डोलती फसल की आवाज मिली। मोहन आगे बढ़ा, लालटेन उठाई और रोशनी को घुमाया। तभी उसने उसे देखा, एक परछाई बिल्कुल उसके सामने, झुकी हुई, फसल के बीच। मोहन के पैर जमीन में धंस गए। लाठी उसके हाथ में थी, मगर मुट्ठी ढीली पड़ गई। ये कोई सामान्य चोर नहीं था। चोरों की चाल मोहन पहचानता था। वे कटाई करते समय तेजी से झुकते थे, लेकिन यह परछाई बिल्कुल स्थिर थी, जैसे खड़ी भी थी और झुकी भी। अंधेरा इतना था कि चेहरा दिख नहीं रहा था। मोहन ने धीरे से कहा, कौन हो? पर फिर वही खामोशी। अब मोहन डर और गुस्से दोनों में जल रहा था। उसने हिम्मत की और 2 कदम आगे बढ़ा, और तभी परछाई अचानक सरसराती हुई सीधी खड़ी हो गई। मोहन का दिल जैसे उसके गले तक आ पहुंचा। लालटेन की रोशनी परछाई पर पड़ी और उसने देखा, वह इंसान था। लंबा, दुबला पतला, आंखें गड्ढों जैसी काली, और चेहरे पर एक अजीब सी थकान और गुस्सा।
मोहन ने लाठी उठाई और कहा, तू चोरी करने आया है ना? लेकिन वह आदमी एकदम शांत था। उसकी सांसें तेज थीं, पर आवाज नहीं निकली। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं चोरी नहीं कर रहा। मोहन चौंका। तो फिर यह बोरी किसकी है? आदमी ने चोरों वाले अंदाज में भागने की बजाय सिर झुकाकर कहा, मैं मजबूर हूं। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि मोहन का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। मोहन ने पूछा, कौन हो तुम? आदमी ने गर्दन उठाई और बोला, मेरा नाम रामसुख है। मैं वही हूं जिससे तुमने कभी खेत का काम करवाया था। मोहन की आंखें चौड़ी हो गई। उसे याद आया, रामसुख कभी खेत मजदूर था, लेकिन पिछले साल अचानक गांव छोड़ गया था। गांव में खबर थी कि उसकी पत्नी बीमार है और बच्चा भूखा मर रहा है। पर तुम यहां चोरी? मोहन के गले में शब्द अटक गए। रामसुख की आंखों में पानी भर आया। मोहन, मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरा बच्चा 2 दिन से नहीं खाया और मेरी औरत बुखार में जल रही है। मैंने ये बोरी नहीं भरी मोहन। आधी बोरी तो किसी और ने भरी थी। मैं तो उसे उठाकर ले जाने आया था। मोहन को जैसे किसी ने भीतर तक झकझोर दिया हो। वह आदमी उसकी फसल चुराने आया था, यह सच था। लेकिन उसकी मजबूरी वो भी सच थी। मोहन ने लाठी नीचे रख दी। लालटेन की रोशनी में उसने पहली बार देखा कि रामसुख कितना कमजोर हो चुका था। उसके कपड़े तार तार थे और चेहरे पर भूख के निशान साफ थे। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, चल मेरे साथ चल। मैं तुझे सजा नहीं दूंगा, लेकिन चोरी करके तेरा घर नहीं भरेगा। रामसुख रो पड़ा। मोहन ने बोरी उठाई और कहा, यह फसल मेरी है, लेकिन भूख उससे बड़ी है। फिर मोहन रामसुख को अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही सीमा ने दोनों के लिए खाना गर्म किया। रामसुख ने थाली को हाथ लगाते ही रोते हुए कहा, मोहन, तूने मेरी इज्जत बचा ली। मैं जिंदगी भर तेरा कर्जदार रहूंगा। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कर्ज नहीं, बस वादा कर कि दोबारा चोरी नहीं करेगा। रामसुख ने तुरंत कहा, कभी नहीं, कभी नहीं। उस रात मोहन खेत वापस गया और दूर तक मेढ़ों को देखा। हवा अब शांत थी, जैसे उसने भी राहत की सांस ली हो। चांदनी खेतों पर गिर रही थी और फसल सोने की तरह चमक रही थी। मोहन ने आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, ये खेत सिर्फ अनाज नहीं, लोगों की भूख भी संभालता है। उस रात वह अपने खेत के पास बैठा रहा, लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लगा कि खेत की रखवाली सिर्फ चोरों से नहीं, बल्कि इंसानियत से भी करनी होती है। और वह मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली तूफान अभी बाकी था। रामसुख को खाना खिलाकर और उसकी हालत देखकर मोहन का दिल मानो अंदर से किसी भारी चट्टान की तरह पिघल गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी। अगले दिन सुबह जब सूरज हल्के हल्के धान की बालियों पर चमकने लगा, मोहन अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि मेड़ पर पैरों के ताजे निशान पड़े हुए हैं। दिल एकदम कस गया। ये निशान रामसुख के नहीं थे, क्योंकि ये बड़े और भारी कदमों के थे। मोहन ने झुककर मिट्टी को छुआ, निशानों की दिशा को देखा और समझ गया कि आज रात सिर्फ एक नहीं, कई लोग उसके खेत में घुसे थे। लेकिन सारी फसल तो सुरक्षित थी, सिर्फ एक बोरी वाली घटना हुई थी। इसका मतलब था कोई बड़ी योजना बन रही थी। मोहन ने अपनी लाठी उठाई और पूरे खेत का मुआयना करने लगा। हवा में एक अलग तरह की बेचैनी थी, जैसे कोई छिपा हुआ खतरा धान के पौधों के बीच दबे पांव घूम रहा हो। तभी उसकी नजर दूर वाले हिस्से पर पड़ी, जहां फसल आमतौर पर सबसे घनी होती थी। वहां मिट्टी कुछ ज्यादा दबाई हुई थी, जैसे कोई भारी चीज वहां रखी गई हो। मोहन वहां पहुंचा, झुका और मिट्टी को हाथ से साफ किया। नीचे कुछ पैरों के इकट्ठे निशान थे और एक सूखी रस्सी का टुकड़ा पड़ा था। उसका मन एकदम डर और गुस्से के मिश्रण में डूब गया। ये वही रस्सी थी जिसे आमतौर पर बड़ी मात्रा में फसल चोरी के वक्त बोरी बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कोई तोलाबाज गिरोह मैदान में उतर चुका था। इस बात ने मोहन की रीढ़ में ठंडा डर दौड़ा दिया, क्योंकि ये साधारण चोर नहीं होते। ये वो थे जो रात में 10-20 आदमी लेकर आते, पूरे खेत को साफ कर देते और किसी को भनक भी नहीं लगती। तो क्या पिछली रात की हलचल सिर्फ जांच थी? मोहन ने खुद से पूछा। उसके मन में उथल पुथल मचा था। तभी उसे पीछे से बूट के टकराने की आवाज आई। किसी ने मेड़ से कूदकर अंदर कदम रखा था। मोहन ने तेजी से पलटकर देखा। वो ब्रिजपाल था,
गांव का मुखिया का भतीजा, जो पिछले साल से मोहन की जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। उसका लठैती स्वभाव गांव में कुख्यात था। वह मोहन को देखकर मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान वैसी थी जिसमें शुभचिंता नहीं बल्कि धमकी छिपी होती है। मोहन ने लाठी कसकर पकड़ी और पूछा, किस काम से आया है? ब्रिजपाल ने बेपरवाह होकर खेत के बीच चलते हुए कहा, बस यूं ही देखने कितनी समझदारी से रखवाली कर रहा है तू। मोहन को अब समझ आने लगा था। ये निशान, ये हलचल, ये चोरों की बोरी, सब कुछ आपस में जुड़ा हो सकता है। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें मेरे खेत की चिंता कब से होने लगी? ब्रिजपाल ने रुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मोहन, ये जमीन, ये फसल सब अच्छा है, पर तू अकेला आदमी है और चोरों के बारे में खबर है कि आजकल बड़े गिरोह घूम रहे हैं। अगर पूरी रात तू अकेला यहां रखवाली करेगा तो उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा। मोहन समझ गया कि यह धमकी थी, सलाह नहीं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे खेत की रखवाली मैं खुद कर सकता हूं। ब्रिजपाल ने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, मैं तो बस ये कहने आया था कि अगर तुझे जमीन बेचनी हो तो मैं अच्छी कीमत देने को तैयार हूं। बेच दे, वरना लंबी होती है और हादसे भी हो जाते हैं। यह कहकर वह मुड़ गया। मोहन खड़ा रहा, हाथ में लाठी, आंखों में आग और दिल में एक भयानक शक। अब सब साफ था, ब्रिजपाल ही उन चोरों का सरगना था। वो पहले डराएगा, फिर हमला करवाएगा, फिर मोहन को थका थकाकर जमीन खरीद लेगा। मोहन ने आसमान की तरफ देखा, गहरी सांस ली और जमीन को छूकर कहा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई इस खेत को नहीं छू सकता। उस रात मोहन पहले से ज्यादा तैयार था। उसने खेत के चारों तरफ सूखे पत्तों की एक पतली पट्टी बिछा दी थी ताकि कोई भी कदम रखे सरसराहट की आवाज आए। उसने एक लंबी रस्सी लेकर खेत के बीच से एक घेरा बनाया जिसे वो हल्के से खींचकर रात में कहीं भी आवाज पैदा कर सके। फिर उसने लाठी को सरिया से कसकर बांधा, एक अस्थाई भाला जैसा। रात होते ही उसके कान हर आवाज पर खड़े हो जाते थे। कुत्तों का भौंकना, उल्लू की हूक, हवा की सीटी, हर आहट में खतरे की गंध महसूस हो रही थी। आधी रात के करीब अचानक खेत के सन्नाटे में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मोहन चौकन्ना होकर खड़ा हुआ। उसने रस्सी खींची, फसल हिली, मगर कोई आवाज नहीं। उसने लालटेन उठाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक खेत की दूसरी ओर से आने वाले रास्ते पर किसी के फिसलने की आवाज आई। मोहन भागा, तेज, इतनी तेज कि उसकी चप्पलें कीचड़ में धंस गईं। वह जैसे ही मोड़ पर पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई गहरे अंधेरे में भाग रहा हो। रुक जा, मोहन गरजा, पर जवाब नहीं मिला। वह दौड़ता गया, फसल के बीच से ओस भरे पौधों को चीरते हुए, पर वह परछाई इतनी तेज थी कि मोहन उसे पकड़ नहीं सका। आखिरकार वह रुक गया। सांसें धौंकनी की तरह चल रही थी। तभी उसने देखा मेड़ के पास एक छोटी सी कागज की पर्ची पड़ी थी। उसने उसे उठाया और लालटेन की रोशनी में पढ़ा, आज रात सिर्फ झलक थी, असली खेल कल होगा। मोहन की रीढ़ में जैसे किसी ने बर्फ भर दी हो। कल मतलब अगली रात, और अगली रात नई चांद की थी, जब अंधेरा इतना घना होता है कि आदमी अपनी हथेली भी नहीं देख पाता। ये वही रात थी जब चोर गिरोह हमला करते थे। मोहन ने पर्ची को मुट्ठी में भींचा और आसमान की तरफ देखा। तारों के बीच से झांकती काली रात एक चेतावनी जैसी लग रही थी। फिर वह बोला, आजा, कल जो भी आएगा मैं तैयार हूं। पर उसे नहीं पता था कि कल सिर्फ चोर नहीं आने वाले थे। आज तक की कहानी इंसान और चोरों की थी। कल से कहानी शुरू होगी इंसान और नियति की। असली लड़ाई वहीं से शुरू होने वाली थी। अगली रात थी, नई चांद की रात। वह रात जिसमें आसमान काला होता है, धरती अंधेरे में डूबी रहती है और इंसान अपनी ही सांसों की आवाज सुनकर चौंक जाता है। मोहन जानता था कि आज सब कुछ तय होने वाला है। या तो उसका खेत बचेगा या उसकी सारी मेहनत चोरों की बोरी में भरकर गायब हो जाएगी। शाम होते ही उसने अपना घर जल्दी बंद कर दिया। सीमा ने उसे खाने को बुलाया, पर मोहन की भूख तो जैसे डर और संकल्प की आग में पहले ही जल चुकी थी।
उसने बस इतना कहा, आज रात आखिरी लड़ाई है, या मैं जीतूंगा या ये चोर। सीमा की आंखें भर आईं। उसने मोहन की कलाई पकड़कर कहा, जिंदगी फसल से बड़ी है। पर मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह खेत ही तो मेरी जिंदगी है। और वह चल दिया खेत की ओर, बिना एक बार पीछे देखे। खेत पर पहुंचते ही उसने महसूस किया, आज हवा भी अलग तरह की थी, भारी, शांत, जैसे उसमें छिपा कोई खतरा धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उसने पहले मेड़ों की जांच की, सूखे पत्ते अब भी अपनी जगह थे, रस्सी की व्यवस्था भी ठीक थी। उसने लाठी को कंधे के पास टिकाया और लालटेन को नीचे रख दिया, क्योंकि वह जानता था चोर रोशनी देखकर दूरी बदल लेते हैं। कुछ देर सब स्थिर रहा, हवा, रात, खेत, फसल, सब मानो किसी बड़े तूफान के इंतजार में थमे हुए थे। तभी अचानक खेत के पिछले हिस्से से टप टप जैसी हल्की आवाज आई। मोहन चौंक गया। वो धीरे धीरे सरकता हुआ आवाज की तरफ बढ़ा। ओस में कदमों की आवाज हल्की पर साफ थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, एक और आवाज आई और फिर एक और। अब आवाजें 3 थीं। मोहन समझ गया, गिरोह पहुंच चुका है। उसने सांस रोककर कान लगाए। अचानक फसल के बीच से 2 परछाइयां उभरी, धीरे धीरे, जैसे साए मिट्टी से उठ रहे हों। मोहन ने लाठी कसकर पकड़ी और अपने शरीर को जमीन के करीब किया ताकि उसका कद कम दिखे। लेकिन उससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाता, पीछे की ओर से किसी ने भारी पैर से मेड़ पर कदम रखा। मोहन घूम गया और सामने खड़ा था बृजपाल। उसके पीछे 8-10 लोग, सभी हाथ में बोरियां और कुदालें लिए हुए। बृजपाल ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मोहन, अब भी अकेला? डरना नहीं, आज बस तेरी फसल ले रहे हैं, जिंदगी बाद में भी ले सकते हैं। मोहन की आंखों में आग जल उठी। आज कोई मेरी फसल छू कर देखे, मैं जान देकर भी बचाऊंगा। बृजपाल जोर से हंसा, जान देने वाला आदमी तो तू है, पर लेने वाले हम हैं। इतना कहकर उसने अपने लोगों को इशारा किया और पूरा गिरोह फसल काटने दौड़ पड़ा। लेकिन मोहन ने तुरंत रस्सी को जोर से खींचा और पूरा खेत सरसराहट से भर गया। आवाज सुनकर चोर घबरा गए, क्योंकि उन्हें लगा कि लोग आ रहे हैं। उसी समय मोहन चिल्लाया, सावधान, सब जाग जाओ, चोर आ गए। उसकी आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई दूर दूर तक फैल गई। चोरों को लगा कि गांव वाले सच में जाग गए। 2 चोर पीछे हटे, पर बृजपाल ने लात मारकर उन्हें आगे धकेल दिया। कटाई करो, अभी और कोई नहीं आया। पर तभी मेड़ों पर कड़कड़ की आवाजें गूंजने लगी। टॉर्चें जली, आवाजें आई, कौन है, रुको। मोहन ने देखा, पहले दरवाजे पर खड़ा हर किसान, जिसकी फसल कभी चुराई गई थी, आज उसकी पुकार पर दौड़ता चला आया था। हाथों में डंडे, कुदालें और टॉर्च। रामसुख सबसे आगे था। वह चिल्लाया, मोहन अकेला नहीं है, आज हम सब साथ हैं। यह सुनते ही मोहन की आंखें भर आईं, पर वह खुद को संभालता हुआ आगे बढ़ा। अब मैदान एकदम बदल चुका था। चोरों की संख्या कम थी, लेकिन किसान 10 गुना थे। बृजपाल हक्का बक्का रह गया। वह गरजा, तुम सब मिलकर गिरोह बन गए हो? मोहन चिल्लाया, नहीं, हम किसान हैं, और किसान जब एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई गिरोह, कोई ताकत, कोई दबंग उन्हें हरा नहीं सकता। बृजपाल ने अपने लोगों से कहा, भागो। पर अब भागने की जगह नहीं बची थी। किसान चारों ओर से उन्हें घेर चुके थे। कुछ ही मिनटों में चोरों के हाथ से बोरियां छिन गई, कुदालें छीन ली गई। बृजपाल भागने लगा, लेकिन मोहन उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें मिली। बृजपाल की आंखों में डर, मोहन की आंखों में आग। मोहन ने कहा, बहुत कर लिया, अब ये जमीन तेरे बाप की नहीं, हमारी है। बृजपाल ने भागने की कोशिश की, पर रामसुख और 2 किसानों ने उसे पकड़ लिया। उसे गांव वालों के हवाले किया गया। रात की लड़ाई खत्म हुई। खेत सुरक्षित था। किसान थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने सिर्फ एक खेत नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाई हो। मोहन खेत के बीच खड़ा होकर फसल को छू रहा था। उसकी हथेली पर धान के दाने थे, एक किसान की मेहनत का फल। वह आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद भगवान, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सीमा रोते हुए मैदान में पहुंची और मोहन को गले लगा लिया। पूरा गांव उसके चारों तरफ खड़ा था। और उसी रात, उसी खेत में, चांद के बिना रात में, मोहन ने यह जाना, फसल की रखवाली लाठी से नहीं, इंसानियत और एकता से होती है। खेत सिर्फ जमीन नहीं, एक परिवार है।
और जब परिवार साथ हो तो कोई डर, कोई चोर, कोई धमकी किसान की मेहनत को छू तक नहीं सकती। और इसी के साथ मोहन की खेत की रखवाली की कहानी यही समाप्त होती है, जीत, साहस और किसान की एकजुटता के साथ।